कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद सुनसान और डरावने टापू से, जहाँ एक ऐसी जेल बनी हुई थी जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाए। आज उस जेल में कुछ नए कैदियों को लाया जा रहा था। इन्हीं बदनसीब लोगों में हमारा हीरो एडमंड भी शामिल था। जैसे ही एडमंड जेल के अंदर पहुंचता है, वो वार्डन के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वो कहता है, सर प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे गलत इल्जाम में यहाँ फंसाया गया है, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन वार्डन ने बड़े ही ठंडे दिमाग से जवाब दिया, मुझे पता है कि तुम बेकसूर हो, क्योंकि अगर तुमने सच में कुछ किया होता तो तुम्हें देश की किसी आम जेल में डाला जाता। यहाँ इतनी दूर इस जेल में सिर्फ उन लोगों को लाया जाता है जिनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई हो और जिन्हें दुनिया से गायब करना हो। इसके बाद वार्डन ने बिना किसी बात के एडमंड को बहुत बुरी तरह मारा और उसे घसीटते हुए एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। वहाँ सिर्फ एक लकड़ी का भारी दरवाजा था और एक छोटी सी खिड़की, और वो दरवाजा साल में सिर्फ एक बार ही खुलता था, वो भी तब जब वार्डन का मूड खराब हो और वो कैदियों को पीटने के लिए अंदर आता था। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता गया। उस बंद कमरे में अकेले रहते रहते एडमंड का दिमाग घूमने लगा था। शुरुआत में उसने अपनी उम्मीद बनाए रखने के लिए दीवार पर लिखा था कि भगवान मुझे न्याय देगा, लेकिन धीरे धीरे जब उसे उस नर्क में सड़ते हुए 12 साल हो गए तो उसका भगवान पर से भी भरोसा उठ गया। उसे लगने लगा कि अब वो पूरी जिंदगी यहीं बंद रहेगा और यहाँ मारा जाएगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक उसके कमरे की जमीन नीचे से हिलने लगी और फर्श के पत्थर ऊपर उठने लगे। ये नजारा देखकर एडमंड की रूह कांप गई। उसे लगा कि कोई भूत प्रेत उसके सामने आ गया है। वो डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि जमीन के नीचे से एक जीता जागता इंसान बाहर निकल रहा है। जमीन के नीचे से निकला हुआ वो आदमी एबे था, जो उसी जेल में एडमंड के नीचे वाले फ्लोर का कैदी था। एबे ने बताया कि वो पिछले 5 साल से वहाँ से भागने के लिए एक सुरंग खोद रहा था, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसका कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो गया और वो सुरंग जेल के बाहर निकलने के बजाय सीधा ऊपर एडमंड के कमरे में आ निकली, मानो भगवान ने एडमंड की सुननी हो। एबे के आने से एडमंड को एक साथी मिल गया था जिससे वो बात कर सकेगा। इसके बाद एबे ने बड़े उत्साह से एडमंड को अपने कमरे में बुलाया। एडमंड बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही एडमंड सुरंग के रास्ते से एबे के कमरे में पहुंचा, वो वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। एबे का कमरा बाकी कैदियों की तरह कोई गंदा सेल नहीं था, बल्कि वो उससे कई गुना बेहतर था। वहाँ आराम करने के लिए कुर्सियां थी और कुछ किताबें सजी हुई थी। एबे ने एडमंड के सामने एक प्रस्ताव रखा, अगर एडमंड सुरंग खोदने में उसकी मदद करेगा तो जो भी समय बचेगा उसमें उसे पढ़ाएगा। एडमंड के पास वैसे भी करने को कुछ नहीं था, उसने तुरंत हाँ कर दी। अभी वो दोनों खुदाई का काम शुरू करने वाले ही थे कि तभी उन्हें बाहर गार्ड के कदमों की आहट सुनाई दी। डर के मारे एडमंड तुरंत दौड़कर अपने कमरे की तरफ भागा। उसने बड़ी फुर्ती से कचरे वाली टोकरी को सही जगह पर रख दिया ताकि गार्ड को शक न हो, क्योंकि गार्ड उसके फ्लोर पर भी आने वाला था। इस जेल में एक नियम था, कमरे का दरवाजा दिन में सिर्फ 2 बार ही खुलता था, एक बार कचरा लेने और एक बार शाम का खाना देने। इसका मतलब ये था कि उन दोनों के पास दिन भर का बहुत सारा वक्त था, जिसमें वो बिना पकड़े जाने की चिंता किए आराम से सुरंग खोद सकते हैं। काम शुरू करने के लिए एबे ने एक जुगाड़ लगाया। उसने अपने बालों का एक छोटा सा गुच्छा काटा, पत्थर रगड़कर चिंगारी निकाली और बालों को जलाकर एक मोमबत्ती रोशन की। फिर वो दोनों जैसे तैसे उस सुरंग में घुसकर खुदाई करने लगे। नीचे जगह बहुत कम थी, सांस लेना भी मुश्किल था, तो खोदना कोई आसान काम नहीं था। एबे का अंदाजा था कि अगर वो इसी स्पीड से खुदाई करते रहे तो जमीन के बाहर तक पहुंचने में उन्हें कम से कम 3 साल लगेंगे। एक दिन एडमंड की नजर एबे की एक किताब पर पड़ी। उसे पढ़कर पता चला कि एबे अपने जमाने में एक बहुत ही बेहतरीन तलवारबाज और सिपाही हुआ करता था। बस फिर क्या था, एडमंड ने जीत पकड़ ली कि अगर एबे उसे तलवारबाजी नहीं सिखाएगा तो वो आगे सुरंग नहीं खोदेगा। एडमंड का अब अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद बचा था, जिंदा निकलना और अपने दुश्मनों से बदला लेना। उसकी बातें और जुनून देखकर एबे मान गया और उसे लड़ाई का हुनर सिखाने के लिए तैयार हो गया। एबे ने उसे समझाया कि रफ्तार ही एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत है। इसे सिखाने के लिए एबे ने कमरे में टपक रही पानी की बूंदों का इस्तेमाल किया। उसने टपकती हुई पानी की धार के बीच से अपना हाथ इतनी तेजी से गुजारा कि उसका हाथ गीला ही नहीं हुआ।
उसने एडमंड से कहा, जिस दिन तुम्हारे हाथ इतने तेज हो जाएंगे उस दिन समझ लेना कि तुम एक काबिल योद्धा बन गए हो। इसके बाद एबे वापस खुदाई करने चला गया और एडमंड ने अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। कुछ दिनों बाद एबे ने दरवाजे से लकड़ी के फट्टे तोड़कर नकली तलवारें बना ली और एडमंड को बढ़िया तरीके से तलवारबाजी सिखाने लगा। जब तलवारबाजी की ट्रेनिंग खत्म होती तो एडमंड पढ़ाई पर ध्यान देता। अब उसका पूरा दिन पढ़ाई, खुदाई और प्रैक्टिस में ही निकल जाता। कुछ महीनों बाद एडमंड की तलवारबाजी में इतना जबरदस्त सुधार आया कि अब एबे को भी दिखने लगा था कि एडमंड उससे भी बढ़िया तलवारबाज बन चुका है। एक शाम बातचीत के दौरान एक बड़ा राज खुलता है। एबे ने बताया कि वो पहले स्टेडिया नाम के एक बहुत ही अमीर परिवार के लिए काम करता था। उसके मालिक ने बेशुमार दौलत कमाई थी और नेपोलियन ने एबे को सिर्फ इसलिए कैद करवा रखा था ताकि वो उस खजाने की जानकारी हासिल कर सके। ये सुनकर एडमंड को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो भी नेपोलियन के धोखे की वजह से ही यहाँ सड़ रहा था। दिन ब दिन सुरंग की खुदाई उन्हें आजादी की और करीब ले जा रही थी। एक दिन उन्हें सुरंग की मिट्टी में पौधों की जड़ें दिखने लगी। एबे ने हिसाब लगाया कि वो दोनों बाहर निकलने के काफी करीब है। ये बात जानकर दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ कि उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। अचानक सुरंग तेजी से हिलने लगी और फिर बहुत सारे भारी पत्थर और मिट्टी उनके ऊपर गिर पड़े। दरअसल सुरंग की खुदाई में उनसे दिशा की कोई गलती हुई थी और इस मलबे के नीचे एबे बुरी तरह दब गया था। घबराकर एडमंड ने तुरंत पत्थर हटाए और एबे को बाहर निकाला, लेकिन एक बहुत ही भारी पत्थर एबे की छाती पर गिरने की वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसके फेफड़ों में चोट आई थी और किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती थी। अपने आखिरी लम्हों में एबे ने बहुत कमजोर आवाज में एडमंड को पास बुलाया। उसने बताया कि उसके कमरे में एक पत्थर के नीचे एक किताब मिलेगी और उस किताब के भी नीचे कुछ छुपा हुआ है। एडमंड ने वहां चेक किया तो उसे उसी खजाने का नक्शा मिला जिसके चक्कर में एबे यहाँ कैद था। नक्शे को देखकर एडमंड दंग रह गया। एबे ने उससे वादा लिया कि वो इस दौलत का इस्तेमाल हमेशा अच्छाई के लिए करेगा और गलत कामों से दूर रहेगा। एडमंड ने रोते हुए वादा किया, जिसके थोड़ी देर बाद ही एबे की मौत हो गई। एडमंड की आंखों में आंसू थे क्योंकि उसे लग रहा था कि वो दोबारा से अकेला हो गया। तभी गार्ड खाना देने आया तो एडमंड दीवार के पीछे छुप गया। गार्ड ने आवाज भी लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। जब वो चेक करने के लिए अंदर आया तो उसने देखा कि एबे की लाश पड़ी हुई है। वो घबराकर अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करने चला गया। एडमंड ने तेजी से सुरंग का मुंह छुपाया और वापस चला गया। कुछ देर बाद गार्ड अपने कुछ साथियों के साथ वापस आया और एबे के शरीर को एक बॉडी बैग में डाल दिया। एडमंड सुरंग में छुपकर उनके जाने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गार्ड्स वहां से गए, एडमंड खामोशी से कमरे में घुसा और एबे की लाश को देखने लगा। लाश को देखते हुए एडमंड के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। उसने एबे की लाश को वहां से हटाकर छुपा दिया और खुद एबे की जगह उस बॉडी बैग में अंदर घुस गया। कुछ देर बाद वार्डन अपने आदमियों के साथ लाश को वापस ले जाने के लिए आया। चूंकि ये जेल एक सुनसान टापू पर थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि लाश को समुद्र में फेंक देना ही सही रहेगा। इसी दौरान एक दूसरा गार्ड खाना लेकर एडमंड के असली कमरे में गया, लेकिन जब बार बार दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी किसी ने चू तक नहीं की तो गार्ड को शक हुआ। वो दरवाजा खोलकर अंदर आ गया, लेकिन वहां उसे एडमंड नहीं बल्कि छुपाई हुई एबे की लाश मिली। वो गार्ड को चिल्लाता हुआ वार्डन को बुलाने के लिए भागा। उधर वार्डन जल्दी से लाश ठिकाने लगाने का काम निपटाना चाहता था। उस दिन तूफानी हवाएं चल रही थी, समंदर की लहरें पत्थरों से टकरा रही थी, इसलिए शोर बहुत ज्यादा था। वार्डन उस चिल्लाते हुए गार्ड की बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच बैग के अंदर से एडमंड ने झटके से हाथ निकालकर वार्डन की बेल्ट से चाबियां चुरा ली। लेकिन इस झटके की वजह से वार्डन का बैलेंस बिगड़ा और वो भी एडमंड के साथ समंदर में जा गिरा। समंदर में गिरते ही एडमंड ने चाबियों की मदद से जल्द खुद को उस बैग से आजाद किया। जैसे ही वो तैरकर ऊपर आया, उसने पीछे मुड़कर वार्डन को देखा। सालों का गुस्सा उसके अंदर भरा पड़ा था। उसने बेरहमी से वार्डन को पानी में डुबो कर मार डाला। इसके बाद वो बिना पीछे देखे समुद्र में दूर तक तैरता रहा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो एक अनजान आइलैंड पर था। न जाने कैसे वो वहां तक जिंदा पहुंच गया, उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अभी भी वो पूरी तरह आजाद नहीं हुआ था। वहां समुद्री डाकुओं का एक झुंड बैठकर आराम से उसे देख रहा था। अब एडमंड को लगा कि वो मारा जाएगा, लेकिन लुटेरों के सरदार लुइजी ने उसे एक मौका दिया। वहां उनका एक साथी था जकोपो, जिसे वो गद्दारी की वजह से वैसे भी मारने वाले थे। लुइजी ने कहा कि वो एडमंड को जिंदा छोड़ देगा, बस एक शर्त पर।
एडमंड को जकोपो से लड़ना होगा। अगर जकोपो जीत गया तो वो उनकी टीम में वापस शामिल हो सकता है, लेकिन वो एडमंड को मार देंगे। लेकिन अगर एडमंड जीत गया तो वो उसे रिहा कर देंगे। जल्द ही दोनों के बीच ये मुकाबला शुरू हुआ। जकोपो तलवारबाजी में बहुत माहिर था, लेकिन एडमंड के पास भी एबे की सिखाई हुई टेक्निक थी। कई हमले करने के बावजूद जकोपो एडमंड को छू तक नहीं पाया। मौका मिलते ही एडमंड ने तेजी से वार किया और जकोपो को जमीन पर गिरा लिया। चाकू उसके गले पर था, पर उसे मारने की बजाय एडमंड ने लुइसी से कहा, देखो, हम दोनों तुम्हारे लिए काम करेंगे, हम दोनों ही तुम्हारे काम आ सकते हैं। वैसे भी अच्छे और वफादार समुद्री लुटेरे ढूंढना मुश्किल है। एडमंड की ये हुनर और उसकी दया को देखकर लुइसी खुश हुआ और उसने दोनों की ही जान बख्श दी। बाद में जहाज पर बातचीत के दौरान एडमंड ने कैप्टन को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिसके बाद उसने एडमंड को आजाद कर दिया ताकि वो अपने बदले का मकसद पूरा कर सके। जकोपो भी एडमंड के साथ आ गया। चूंकि एडमंड ने उसकी जान बचाई थी तो उसने वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारा वफादार बनकर रहूंगा। एडमंड ने जकोपो से एक नाव का बंदोबस्त करने को कहा ताकि वो अपने कुछ पर्सनल काम निपटा ले। देर रात एडमंड चुपके से अपने पुराने मालिक के घर गया, लेकिन वहाँ सब कुछ बदल चुका था। बूढ़े मालिक ने उसे पहचाना तक नहीं। उसे पता चला कि उसके जेल जाने के गम में डूबकर उसके पिता की भी मौत हो गई है। इस खबर से एडमंड को गहरा सदमा लगा और सबसे बड़ी चोट तो उसे तब लगी जब एडमंड ने जाना कि उसके पुराने दोस्त मोटेंग ने ही उसे फंसाया था। और हद तो तब हो गई जब उसे पता चला कि मोटेंग ने उसी के मंगेतर मर्सिडीज से शादी कर ली है। अब एडमंड के पास खोने को कुछ नहीं था। उसने नक्शे पर बनी जगह पर जाने का फैसला किया। वो और जकोपो टापू पर पहुंचे। उन्होंने टापू का चप्पा चप्पा छान मारा, पर खजाना नहीं मिला। लेकिन फिर एडमंड को ख्याल आया कि शायद पानी के नीचे कुछ हो। उसने मैप में बताई हुई जगह के पास एक अंडरग्राउंड तालाब में डुबकी लगाई। वहाँ उसे कई सारी पुरानी संदूक मिली। जैसे उसने एक संदूक खोली तो अंदर चमचमाता हुआ सोना दिखाई दिया। जकोपो खुशी से झूम उठा और उसने जितना हो सके उतना सोना नाव में भर लिया। लेकिन पूरे खजाने को ले जाने के लिए तो उन्हें एक बड़े जहाज की जरूरत थी। लेकिन एडमंड के अंदर खुशी से ज्यादा अभी भी बदले की आग थी। उसने फैसला किया कि ये दौलत बस एक ही काम आएगी, उसके बदले का रास्ता बनाने के लिए। सबसे पहले एडमंड ने फ्रांस में एक बड़ा आलीशान घर खरीदा और अपने आप को एक नए रईस काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो के रूप में सबके सामने पेश किया। साथ ही उसने अपने आसपास के बाकी रईस लोगों को भी अपने शानदार घर में एक पार्टी के लिए बुलाया। जल्दी उसकी दावतों और शहंशाही अंदाज ने सबके बीच उसे मशहूर कर दिया। रईस लोग अब एडमंड में दिलचस्पी लेने लगे, लेकिन असल में एडमंड ये सब अपने धोखेबाज दोस्त मोंटेग का ध्यान खींचने के लिए कर रहा था। पार्टी में मोंटेग आया तो सही, लेकिन वो बिना उससे बात किए निकल गया। अब एडमंड को कुछ बड़ा करना था। उसने पता लगवाया कि मोंटेग जुए की लत में अपना सब कुछ हार चुका है और अब वो दिवालिया होने की कगार पर है। एडमंड ने ऐसी चाल चली कि मोंटेग को कहीं और से भी पैसे का जुगाड़ करना मुश्किल हो जाए। फिर जकोपो ने एडमंड को खबर दी कि मोंटेग का एक बेटा भी है जिसका नाम है एल्बर्ट। इसके बाद एडमंड ने एक सुंदर औरत और अपने लुटेरे दोस्त के साथ मिलकर एल्बर्ट की फर्जी किडनैपिंग करवाई ताकि फिर एडमंड खुद मसीहा बनकर उसे बचा सके। प्लान काम कर गया और एल्बर्ट को यही लगा कि एडमंड ने उसकी जान बचा ली। उसका शुक्रिया अदा करते हुए एल्बर्ट ने एडमंड से गुजारिश की, कुछ दिन बाद मेरा जन्मदिन है, आप उस पार्टी में जरूर आना। एडमंड ने पहले तो थोड़े नखरे दिखाए, पर फिर आखिर में मान गया। उसी पार्टी में एल्बर्ट ने अपने पिता मोंटेग को एडमंड से मिलवाया। वो दोनों 13 साल बाद एक दूसरे के आमने सामने थे। एडमंड का हुलिया अब इतना बदल गया था कि मोंटेग ने उसे पहचाना ही नहीं। लेकिन मर्सिडीज जैसे ही वहाँ आई, उसे एडमंड के पास आने से कुछ महसूस हुआ, पर वो भी समझ नहीं पाई कि आखिर ये है कौन। फिर थोड़ी देर बाद एडमंड अपने बाल को घुमा रहा था तो मर्सिडीज उसे देखकर समझ गई कि तो एडमंड है। दरअसल एडमंड की ये पुरानी आदत थी। अब एडमंड जानता था कि मोंटेगो को पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए उसने जानबूझकर अपने खजाने के बारे में बताया। उसने बताया कि उसके खजाने से भरी नाव यहाँ आने वाली है और उस नाव को पुलिस से बचाकर यहाँ लाने की जिम्मेदारी उसने मैजिस्ट्रेट के बेटे विलफोर्ड को दी। विलफोर्ड एक करप्ट मैजिस्ट्रेट था जिसका पुलिस पर पूरा काबू था और उसने मोंटेगो के साथ मिलकर ही एडमंड को जेल भिजवाया था। एडमंड ने ये सब बातें जानबूझकर इसलिए बताई ताकि वो दोनों मिलकर नाव को लूटने का प्लान बनाए, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने नाव लूटने का प्लान बनाया और मोंटेग ने कहा कि एक आदमी है जो इस काम में उनकी मदद कर सकता है। दरअसल एडमंड को जेल भिजवाने
में भी इस तीसरे आदमी का भी हाथ था और एडमंड ने इन तीनों को जानबूझकर इकट्ठा किया था। पार्टी खत्म होने के बाद मर्सिडीज एडमंड के घोड़ा गाड़ी में जाकर बैठ गई और उसने बताया कि मॉन्टेग ने उसे झूठ बोला था। उसने बोला था कि एडमंड को फांसी हो गई है, पर एडमंड को डर था कि उसके प्लान पर पानी ना फिरे, इसलिए उसने उस वक्त मर्सिडीज को वहां से जाने को बोला। उसके बाद प्लान के मुताबिक एडमंड का खजाना लूट लिया गया और उस काम को अंजाम देने वाला वो तीसरा शख्स जिसे मॉन्टेगो ने हायर किया था और उससे ही एडमंड को बदला लेना था। उस आदमी को लगा कि उसने बड़ी चालाकी से नाव को लूट लिया, पर एडमंड ने सामने आकर उसे चौंका दिया और उसे वहीं मार दिया। अब उसका अगला निशाना था मजिस्ट्रेट विलफोर्ड। सालों पहले इसी विलफोर्ड ने नेपोलियन की चिट्ठी के चक्कर में एडमंड को फंसाया था। मजिस्ट्रेट का बाप खुद नेपोलियन का सपोर्टर था, लेकिन पावर हासिल करने के चक्कर में मजिस्ट्रेट ने अपने ही पिता को मरवा दिया और इल्जाम एडमंड पर लगवा कर उसे जेल भिजवा दिया। एडमंड ने बातों बातों में बड़ी चालाकी से मजिस्ट्रेट से ये पूरी बात उगलवा ली। विलफोर्ड ने भी ये सब आसानी से बोल दिया, क्योंकि उसे लगा कि वैसे भी एडमंड ये सब साबित नहीं कर सकता। लेकिन कमरे में पहले से ही पुलिस छुपी हुई थी, जिन्होंने विलफोर्ड की पूरी बात सुन ली और उसे पकड़ कर ले गई। उधर कंगाल हो चुका मॉन्टेग अब भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे सोने का लालच था। वो उस जगह गया जहां उन्होंने चोरी का सामान छुपाया रखा था, लेकिन जब उसने वहां रखी संदूकें खोली तो उनके अंदर से सिर्फ रेत निकली। मॉन्टेग पागल सा हो गया। आखिरी संदूक में उसे सिर्फ एक छोटा सा चेस पीस मिला, जो कि एडमंड को मॉन्टेग ने ही सालों पहले दिया था। उसी वक्त एडमंड वहां आया और अब मॉन्टेग समझ चुका था कि वो काउंट असल में कौन है। गुस्से से पगलाए मॉन्टेग ने तलवार से एडमंड पर हमला किया, पर वो एडमंड का मुकाबला नहीं कर सकता था। एडमंड ने आसानी से उसकी तलवार गिराकर उसे दीवार से लगा दिया, लेकिन जैसे ही एडमंड आखिरी वार करने वाला था, मॉन्टेग का बेटा एल्बर्ट बीच में आकर खड़ा हो गया और कहा, मैं अपने पिता को ऐसे मरने नहीं दूंगा। इसी चीज का फायदा उठाकर मॉन्टेग चुपके से अपनी बंदूक में गोली और बारूद भरने लगा। तभी मर्सिडीज भी वहां आ गई और उसने एल्बर्ट को बताया कि एडमंड ही तुम्हारा असली बाप है। ये जानने के बाद एल्बर्ट बीच से हट गया। इसी बीच मॉन्टेग ने एडमंड पर गोली का निशाना लगाया। तभी जकोपो ने चाकू से वार कर कर गोली का निशाना चुका दिया, पर गोली जाकर सीधी मर्सिडीज को लगी। इसी अफरा तफरी में मॉन्टेगो भागने लगा, पर एडमंड ने बीच में आकर उसे रोक दिया और उसने सीखी हुई तलवारबाजी और लड़ने की टेक्निक से मॉन्टेगो को मार गिराया और अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर उस जगह गया जहां उसे जेल में बंद कर रखा था। वहां जाकर उसको अपने गुरु की याद आई। फिर उसने उस पूरी जगह को खरीद लिया ताकि उसके जैसे ही किसी और की जिंदगी बर्बाद ना हो। और इसी के साथ हमारी कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।